Hi everyone, this is Saurabh Thakur. So after a very long time I am with you. हमने जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक लेक्चर सीरीज चल रही थी, नोट्स आप ऑलरेडी ले चुके हो, है ना? नोट्स आप ले रहे हो क्रिटिसिज्म के, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं सारे टॉपिक्स आपको लेक्चर के माध्यम से भी समझा पाऊं। तो हमारा जो विलियम वर्ड्सवर्थ से आगे का बच गया है, यहां से पहले के हम लेक्चर्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम रोमांटिक एज से पहले के जितने भी लिटरेरी क्रिटिक्स थे जो कि बहुत ही मेजर थे, उन्हें मैं अपने लेक्चर्स में कवर करूंगा और कर भी चुका हूं कुछ को। बाकी जो इसके साथ कुछ माइनर राइटर्स और रहते हैं, थियरिस्ट है, जो क्रिटिक्स हैं, उनको मैंने अपने नोट्स में कवर किया है। तो काफी समय बाद आपके बीच हूं और विलियम वर्ड्सवर्थ की आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को एज अ पोएट सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि एज अ पोएट वो कैसे लिखा करता था, किस टॉपिक में लिखा करता था, किस स्टाइल में लिखा करता था। तो आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ लिटरेरी क्रिटिक, कि वर्ड्सवर्थ ने जो क्रिटिसिज्म दिया है, मतलब कि अपने जो उसने ओपिनियंस दिए हैं मीटर के बारे में, पोएटिक डिक्शन के बारे में, पोएट्री के बारे में, वो क्या समझता है वो आज हम समझेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं होगा लेक्चर, ज्यादा है नहीं कुछ इसमें, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड भी कुछ नहीं है, इजी सा है। विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, आपको पता है रोमांटिक राइटर था एंड ही वाज अ पैंथीस्टिक राइटर। पैंथीज्म जिसे हम कहते हैं PANTHEISM, पैंथीज्म यानी दोज पीपल हु यूज्ड टू सी द डिवाइन पावर इन नेचर। ठीक है, हु यूज्ड टू वर्शिप नेचर, जो नेचर की पूजा करते थे, नेचर को ऐसे भगवान की तरह मानते थे। इंडियन सोसाइटी में अगर मैं बात करूं तो वी ऑल्सो वर्शिप वेरियस ट्रीज एंड प्लांट्स, जैसे तुलसी का पौधा है, पीपल का पेड़ है, ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम वर्शिप करते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसा राइटर था जो नेचर को भगवान की तरह पूजता था। पूजने का मतलब ये नहीं कि वो धूप बत्ती लेके पूज रहा है, पूजने का मतलब है दिल से वो रेवरेंस, वो एडमिरेशन, वो रिस्पेक्ट थी उसके पास नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति, नॉट ह्यूमन नेचर बट दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट? पेड़ पौधों, मतलब बहुत ज्यादा फील करता था वो। कहीं भी जाता था, टिंटन एबे में अगर हम देखें तो अपनी बहन के साथ कहीं जा रहा है, याद कर रहा है कि मैं कुछ साल पहले यहां आया था, आज ऐसा है, बहुत फील करता है, बहुत डीपली कनेक्टेड रहता था वो नेचर के साथ। तो पैंथीज्म को काफी फॉलो करता था, तो नेचर के प्रति उसका प्यार बहुत ही एक्सक्लूसिव था, बहुत ही, है ना? चलो, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट, ये हमें सभी लोगों को पता है, हु हेल्प्ड लॉन्च द रोमांटिक पोएट्री एरा की शुरुआत लगभग वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का जो लिरिकल बैलेट्स है उससे होती है, अलोंग विद हिज काउंटरपार्ट सैमुअल कॉलरिज। ठीक है, एसटी कॉलरिज को हम इसके बाद कवर करेंगे, उसकी जो प्राइमरी इमेजिनेशन है, फैंसी है, सेकेंडरी इमेजिनेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना, बायोग्राफी लिटरेरिया के बारे में। वैसे ऑलरेडी मैं उस पर एक लेक्चर बना भी चुका हूं बहुत सालों पहले, लेकिन अब उसको अच्छे से कवर करूंगा मैं। सो इन हिज प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स, वर्ड्सवर्थ प्रोवाइड्स हिज ऑडियंस ऑफ एन आउटस्टैंडिंग ऑफ हिज स्टाइल ऑफ पोएट्री, कि किस स्टाइल में वो लिखा करता था और किस स्टाइल को प्रेफर करता है, ये सारी चीजें वो इसमें बताता है। प्रीफेस, लिरिकल बैलेट्स का प्रीफेस जो आया था उसमें, ही स्टेज अवे फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, वर्बोस एंड माइंड बॉगलिंग पोएट्री प्रेजेंटेड बिफोर हिज टाइम, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत जो टफ वर्बोसिटी होता है, जिसमें बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड्स यूज होते हैं या फिर बहुत ज्यादा कुछ बोला जाता है किसी भी चीज में। जब वर्बोसिटी का मतलब है कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है और बहुत टफ लैंग्वेज यूज करता है, तो वो टफ लैंग्वेज के खिलाफ था। एंड माइंड बॉगलिंग मतलब कि माइंड को जो बिल्कुल से दहला दे, ऐसी पोएट्री के खिलाफ था वो। ठीक है, he claims that poetry is something that comes naturally by feeling that have been deeply fostered and thought out। उसका मानना यह था कि जो पोएट्री है वो बहुत नेचुरली हम में आती है। पोएट्री इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो अभी आगे डेफिनेशन इसने दी है, उसकी भी हम बात करेंगे, जो कि बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट पोएट्री कैन बी ऑन मल्टीपल टॉपिक्स एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन सब्जेक्ट, कि पोएट्री जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स पे हो सकती है, जरूरी नहीं कि हम किसी एक सब्जेक्ट के बारे में लिखें। जैसा कि न्यू क्लासिकल एज में था, दे यूज्ड टू राइट ओनली अबाउट ह्यूमन नेचर, कि हमें सिर्फ ह्यूमन नेचर के बारे में लिखना है और हमें ये डिलाइट से हमें मतलब नहीं है, हमने इंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, मॉरली लिखना है, हमारी राइटिंग्स जो है वो मॉरली करेक्ट होनी चाहिए, मॉरली राइट होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मानना था कि पोएट्री किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, आपके मन में कुछ भी आ रहा है आप लिख सकते हो, आप कहीं बंधे नहीं हो, यू आर नॉट बाउंड टू एनीथिंग, है ना?
यू आर नॉट बाउंड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक और फील्ड, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके मन में आ रहा है, यू कैन राइट दैट, विच इज होली ट्रू एज पोएट्री हैज बीन अरेंज्ड ऑन मल्टीपल टॉपिक्स एंड नॉट नेसेसरीली लिंक्ड टू द नेचुरल एस्पेक्ट्स दैट वर्ड्सवर्थ हाईली प्रिस्क्राइब। सो उसमें यही बात कर रहा है कि मल्टीपल टॉपिक्स पे हमारी पोएट्री हो सकती है। ये वर्ड्सवर्थ के कुछ व्यूज है। आगे चलते हैं, हिज क्रिटिकल वर्क्स, इसके कुछ क्रिटिकल वर्क्स की हम बात करते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एडवर्टाइजमेंट टू द लिरिकल बैलेट, सबसे पहले 1790 में ये आया था, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स 1800 में आया, और जो लिरिकल बैलेट्स था वो 1798 में आया था, ठीक है। उसके बाद जो प्रीफेस आया था उसका वो 1800 में आया था, एंड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट 1802 एक और प्रीफेस आया था विद एन अपेंडिक्स, जिसमें कि एक अपेंडिक्स जोड़ा गया था, किस पे, पोएटिक डिक्शन पे। तो ये एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है हमारा यूजीसी नेट का, जो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स कब आया और अपेंडिक्स के साथ जो पोएटिक डिक्शन है वो कब आया, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको पब्लिशिंग ईयर पूछा जाएगा क्योंकि वो काफी कंफ्यूजिंग होता है। जो मेन लिरिकल बैलेट है वो 1798 में आया है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। आगे चलते हैं, ही हैज टॉक्ड अबाउट 4 स्टेजेस फॉर सक्सेसफुल कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल कंपोजिशन, किसी भी पोएट्री की, किसी भी एक लिटरेरी वर्क की जो कंपोजिशन है उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेजेस होती है। पहली स्टेज उसने कही है रिकलेक्शन, और कई जगह इसे ऑब्जर्वेशन भी कहा गया है। आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हो ना, तो वहां अलग अलग चीजें होती है, कहीं ऑब्जर्वेशन दिया है, कहीं रिकलेक्शन दिया है। तो हमें सिर्फ उस आइडिया को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट यह है कि जब भी हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्वियसली रिकलेक्ट करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन, हमारी प्राइमरी इमेजिनेशन जिसको कहा गया है, ऑब्जर्वेशन, वट एवर यू सी। मैं जा रहा हूं, मैं किसी को देख रहा हूं, तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, पहली स्टेज है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, वही मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। आपने किसी लड़के या किसी लड़की को देखा, बहुत सुंदर लगी या लगा, है ना, आपने उसको ऑब्जर्व किया, आप घर आए, सोते वक्त आपने सोचा, कंटेम्पलेट मतलब कि मेडिटेट किया आपने, उसके बारे में गहन विचार किया आपने, यार वो लड़की इतनी सुंदर थी, अब उससे बात कैसे करूं, या फिर वो लड़का इतना सुंदर था, उससे कैसे बात करूं, उस कितना अच्छा डांस कर रहा था, कितने अच्छे कपड़े पहने थे, कितनी अच्छी बाइक चला रहा था, व्हाटएवर, है ना, जो कुछ भी है। तो उसके बाद हम कंटेम्पलेट करते हैं, यानी कि उस चीज के बारे में सोचते हैं। उसके बाद जब आप कुछ कोई राइटिंग लिख रहे हो तो रिक्यूजल बोले तो रिमूवल, किसी चीज का रिमूवल, यानी कि ओरिजिनल इमोशंस का रिमूवल, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ क्या कहता है कि ओरिजिनल इमोशंस का मतलब है कि यहां पे शायद ये कहना चाह रहा है कि हमें अपनी इमेजिनेशन को उसमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि रोमांटिसिज्म वाज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, ठीक है। कुछ भी वो इमेजिन करते थे, कहीं वो जा रहा है, किसी पेड़ को देख रहा है, कोई राइटर कोई नाइटिंगेल को देख रहा है, तो वो इमेजिन कर रहा है ना कि ये नाइटिंगेल शायद ये सोच रही होगी, काश मैं भी इसके साथ उड़ पाता, चहचहा पाता, है ना, ये पेड़ कितना सुंदर है, इसकी सुंदरता देखो, बहुत सारी चीजें। मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि रिमूवल ऑफ ओरिजिनल इमोशंस, आपने ओरिजिनल इमोशंस को थोड़ा सा साइड में करना है, मतलब काट छांट करनी है उसमें। जब आप कुछ लिखते हो ना, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम ये लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, इसके लिखने की क्या कनोटेशंस हो सकती है, क्या ये किसी को हर्ट कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं हम जो काट छांट करते हैं। कंटेम्पलेट तो आपने कर दिया, सोच लिया कि मैं ये लिखूंगा, लेकिन उसके बाद काट छांट जरूरी होती है। और उसके बाद लास्ट स्टेज आती है आपकी कंपोजिशन, जिसमें आप चीजों को कंपोज करते हैं। सॉन्ग के साथ भी ऐसा ही है, आपने ऑब्जर्व किया, आपने उसको सोचा कि मैं क्या धुन बनाऊंगा, क्या लिरिक्स रहेंगे, उसके बाद उसमें काट छांट करेंगे, है ना, एडिटिंग करेंगे, उसके बाद आप उसको कंपोज करेंगे, फाइनल स्टेज। तो यही एक प्रोसेस है, पोएट्री का भी, सॉन्ग का भी, किसी भी चीज का आप रख सकते हैं। तो ये वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग उसने प्रोसेस बताया है। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ क्या सोचता है, क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ योर पावरफुल इमोशंस एंड फीलिंग्स, या फिर फीलिंग्स एंड इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। बहुत फेमस लाइन है, पोएट्री जो है ना एक बहाव है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस। कैसा बहाव, स्पॉन्टेनियस। आपने देखा जब बरसात, अभी हिमाचल में हमारे इतना प्रलय हुई है अभी कुछ दिन पहले, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश का मतलब है कि आपके मन में बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत भर गया, एकदम से डैम टूट गए। डैम टूटने का मतलब है कि आपका सब्र का बांध टूट गया और आप डिसाइड कर लिया कि आज तो मैं लिखूंगा, आज मैं लिखूंगी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स कुछ भरी पड़ी है। वो प्यार भी हो सकता है, नफरत भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, वो आपके अंदर भरी पड़ी है। एकदम से उसका जो ओवरफ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस, अचानक से, किसका, पावरफुल फीलिंग्स और इमोशंस जो आपके अंदर दबे हैं, उनका एक सडन ओवरफ्लो है,
जो कि आपने कलेक्ट किए हैं, यही पावरफुल इमोशंस और फीलिंग्स जो है आपने कलेक्ट कहां किए हैं? ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति। शांति से आपने जो चीजें कलेक्ट की है उसका एक पावरफुल ओवरफ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, उसे कहा गया है पोएट्री। मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर जब कुछ भर पड़ता है ना कि मैं लिखना है, मैं लिख देता हूं। कई बार ऐसा 10 पेज लिख देता हूं, मैं पता ही नहीं चलता आधे घंटे में लिख दिए। कई बार लिखने बैठते हैं स्पेशली कि आज तो मैंने लिखना है, लेकिन पता लगता है 5 लाइनें भी नहीं लिखी गई। तो जबरदस्ती वाला काम नहीं है ये। पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, इसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखना। मेरा भी यही मानना है जो वर्ड्सवर्थ का मानना है ना। तो वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट पोएट्री शुड नॉट बी मेयरली इंटेलेक्चुअल, कि भाई ज्यादा पढ़ाई लिखाई इंसानों के बारे में, किताबों के बारे में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पोएट्री जो होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए जो मजा दे किसी को, ठीक है, प्लेजर दे सके। ही एडवोकेटेड दैट मीटर एड्स चार्म टू पोएट्री, ये बोलता है कि मीटर जो है ना वो पोएट्री में एक चार्म को ऐड करता है। आगे देखेंगे मीटर के बारे में इसने बात की है। वर्ड्सवर्थ डिसलाइक्ड ऑलमोस्ट ऑल पोएटिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग, उसने पर्सोनिफिकेशन वगैरह जो कुछ भी है इनको डिसलाइक किया है, अल्यूजन्स को डिसलाइक किया है, हाइपरबोले और ये इन्वर्जन जो है इन सबको उसने नापसंद किया है। क्यों? पर्सोनिफिकेशन आपको पता है, जब हम किसी निर्जीव चीज में किसी इंसान की वो आत्मा डाल देते हैं और उसको पर्सोनिफाई कर देते हैं। अल्यूजन होता है जब आप कहीं दूसरी जगह से कोई रेफरेंस लेते हो, वहां पे डाल देते हो, जैसा कि हम वेस्टलैंड में देखते हैं, उसमें कहां कहां से उठा के डाल दिया, इसलिए वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, पोएम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हाइपरबोली किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, और इन्वर्जन का मतलब होता है जब आप एक सही स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर देते हो, यानी कि उसको तोड़ मरोड़ देते हो, उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है। तो इन सारी चीजों के खिलाफ था वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट नियोक्लासिकल फॉर्म्स ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन वर आर्टिफिशियल, कि नियोक्लासिकल में जितने भी पोएटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म्स थे वो बहुत नकली थे। एंड देयर इमोशंस वर नॉट स्पॉन्टेनियस, उनके जो इमोशंस थे वो स्पॉन्टेनियस नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सोच समझ के लिखा करते थे कि आज हमें ये लिखना है, यही लिखना है तो यही लिखना है। उनका एक पहले से फिक्स होता था, बायस्ड होते थे वो, कि हमने इसकी तारीफ करनी है तो करनी है, इसके बारे में बुरा नहीं बोलना है तो तारीफ ही करनी है, चाहे मन में बुराई हो फिर भी तारीफ करनी है। होते हैं ना कई लोग ऐसे, मन में जो भी है मुंह पे तारीफ ही करनी है। वो वाली बात है कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं थे। कई लोग होते हैं ना मुंह पे ही बोल देते हैं कुछ भी, दिल में उनके कुछ नहीं होता। तो दोज पीपल आर वेरी स्पॉन्टेनियस एंड ट्रू, है ना। वर्ड्सवर्थ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोक सॉन्ग एंड बैलेड ट्रेडिशन। फोक सॉन्ग 15th सेंचुरी से बैलेड ट्रेडिशन हमारा शुरू हुआ था, जो भी है उससे भी वो काफी इन्फ्लुएंस्ड था। आगे चलते हैं। फॉर वर्ड्सवर्थ पोएट्री वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल इमोशंस, ठीक है, पर्सनल इमोशंस का एक एक्सप्रेशन मानता था वर्ड्सवर्थ पोएट्री को, ठीक है। द इमोशंस आर टेम्पर्ड एंड रिस्ट्रेन टू सूट पोएटिक एक्सप्रेशन, कि इमोशंस को ना वो कहीं ना कहीं टेम्पर करता था, मतलब कि उनको थोड़ा कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन करता था, बांधता था, ताकि वो पोएटिक एक्सप्रेशन से सूट कर पाए, ठीक है, कि जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो जिसके बारे में, वो उससे मैच भी होने चाहिए, उसको सूट भी करने चाहिए, ठीक है। तो ही बिलीव दैट पोएट्री अराउज सिंपैथी फॉर फेलो बीइंग्स एंड क्रीचर्स। इसने बोला, वो मानता था कि पोएट्री जो है वो हमारे अंदर दया पैदा करती है अपने आसपास के क्रीचर्स के लिए, ठीक है। इट रिवील द मिस्ट्री ऑफ नेचर, कि पोएट्री ने नेचर की मिस्ट्री को रिवील किया। मिस्ट्री का मतलब है कि नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, हम जो भी इन्होंने रोमांटिक राइटर्स ने लिखा तो कहीं ना कहीं वो नेचर के बारे में लिखा, तो वो क्या कर रहे हैं, मिस्ट्री को रिवील कर रहा है। पोएट्री वाज नो जस्ट अ टूल फॉर मोरलाइजिंग, कि पोएट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप मोरलाइजिंग करते रहो, शिक्षा ही देते रहो हर चीज में, है ना। मजा भी आप दे सकते हो, कोई मिस्ट्री भी आप रिवील कर सकते हो, अपने पर्सनल इमोशंस भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इट गेव रिलीजियस इनसाइट्स इनटू व्हाट वी सी अराउंड अस, की उसको जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं उसको एक रिलीजियस इनसाइट वो देता है, ठीक है, क्योंकि पोएट्री रिलीजियस भी हो सकती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पूजा करता था वर्ड्सवर्थ, मतलब बहुत रिस्पेक्ट करता था नेचर की, तो एक वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वर्ड्सवर्थ गेव इनसाइट्स इनटू द प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन। He stressed the relationship between the poet and the poem more than the poem and the reader in his theory. वो बोलता है कि पोएट और पोएम का जो रिश्ता है ना, वो पोएम और रीडर के रिश्ते से कहीं ज्यादा बढ़ के है। यानी कि मैंने कोई चीज लिखी है, मेरी पोएम है, मेरा रिश्ता उससे बहुत पर्सनल है, बहुत कठोर है। कठोर का मतलब कि बहुत मजबूत है, ठीक है। और पोएम और रीडर का इतना अच्छा रिश्ता नहीं होता है जितना पोएट और पोएम का होता है जो कि उसने लिखी है, ठीक है, समझ गए। वर्ड्सवर्थ प्रमोटेड कोलोकियल। अब बात आती है पोएटिक डिक्शन की, कि उसको पोएटिक डिक्शन के बारे में क्या बोलता है। वो बोलता है कि पोएटिक कोलोकियल यानी कि ऑर्डिनरी, गांव में है तो मतलब लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो सबको समझ आए। ऐसा नहीं कि आप बड़े पढ़े लिखे हो और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, ऐसे ऐसे वर्ड्स लिख रहे हो जो किसी के समझ ही नहीं आ रहे। तो ये बोलता है कि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए पोएट्री की जो कि
कोलोकियल हो, ऑर्डिनरी हो और रस्टिक लैंग्वेज यानी कि जिसे आम आदमी भी पढ़ सके, गांव के लोग भी समझ सके, ठीक है, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए पोएट्री की। ही सेज दैट पोएट्री नीड्स अ सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन फॉर ट्रू टेस्ट एंड फीलिंग। ही सेज दैट पोएट्री नीड्स अ सिलेक्शन ऑफ, कि पोएट्री में लैंग्वेज की सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, यूज्ड बाय मैन फॉर ट्रू टेस्ट, जिसे लोगों के द्वारा ट्रू टेस्ट और फीलिंग के लिए यूज किया जाए। अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूं, बट आई एम टीचिंग यू इन हिंदी, क्यों? ताकि आप उसका रियल टेस्ट और फीलिंग ले सके, बिकॉज योर फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी, माई फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी, इंग्लिश इज माई सेकेंड लैंग्वेज, आई हैव लर्नड दैट, है ना। लेकिन जो मजा हिंदी में है, टेस्ट और फीलिंग है, वो कहीं नहीं है। तो इसका यही मानना है कि ऐसी लैंग्वेज में लिखो जिसमें कोई टेस्ट और फीलिंग लोग ले पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफेंस ऑफ मीटर, मीटर के बारे में इसने तारीफ की है और मीटर को डिफेंड किया है कि पोएट्री में मीटर होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। William Wordsworth rejects the 18th century poetic diction for its artificiality and pomposity. Pompous यानी कि खुद को ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखाना। In his epoch-making critical piece, preface to lyrical ballads. तो विलियम वर्ड्सवर्थ बोलता है कि 18th सेंचुरी में पोएटिक डिक्शन जो था बहुत आर्टिफिशियल और पॉम्पस था, और जिसको सपोर्ट नहीं करता। He expresses his views on the use of meter in poetry in his literary criticism. ये बोलता है कि मीटर का यूज होना चाहिए। He expresses his views on the functions of rhyme के बारे में भी बोलता है, एंड मीटर के बारे में भी बोलता है कि राइम और मीटर होना चाहिए। He says that the use of meter in poetry should not be confused with poetic diction. ये बोलता है कि मीटर अलग चीज है और पोएटिक डिक्शन अलग चीज है। अब वो कैसे अलग है वो आगे बोलेगा ये, कि there is nothing arbitrary and capricious about meter. Arbitrary मतलब कि अपनी मर्जी से जब हम किसी को कोई भी नाम दे देते, कुछ भी बोल देते हैं जिसका कोई बेसिस नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है उसके पीछे, दैट इज आर्बिट्ररी। और कैप्रिशियस का मतलब है जो कि बार बार चेंज होता रहे, ठीक है, जो कि फिक्स ना हो। तो ये बोलता है कि पोएटिक डिक्शन तो आर्बिट्ररी, आप पोएटिक डिक्शन का मतलब है कि आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, कि आप किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वो तो आर्बिट्ररी हो सकता है, अपनी मर्जी से हो सकता है, और वो समय के साथ चेंज भी हो सकता है। लेकिन मीटर जो है वो चेंज नहीं होता है, इसका ही मानना है कि इट इज रेगुलर एंड यूनिफॉर्म। क्या बोलता है कि अबाउट मीटर, मीटर जो है वो रेगुलर है और यूनिफॉर्म है, उसमें एकता है, वो बदलता नहीं है ज्यादा। बोथ द रीडर एंड द राइटर कैन सबमिट टू इट अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड रूल्स। जो रीडर और राइटर है वो इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं एस्टेब्लिश्ड रूल्स के हिसाब से, क्योंकि मीटर का एक पर्टिकुलर रूल है, पेंटामीटर है, लेना देना जो कुछ भी है, ठीक है। द रूल्स गवर्निंग मैटर आर फिक्स्ड, बट देयर आर नो सच फिक्स्ड रूल्स अबाउट पोएटिक डिक्शन, की पोएटिक डिक्शन के कोई फिक्स रूल नहीं है। हाउएवर वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन द फंक्शन ऑफ राइम एंड मीटर इज पोएट्री, पर इसके जो व्यूज है ना वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग भी है। बहुत सारे क्रिटिक्स जो है इसके अच्छे से समझ नहीं पाए कि ये असल में बोलना क्या चाहता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है जहां पे मीटर को डिफेंड करता है। ये बोलता है कि मीटर जो है इट एड्स टू द प्लेजर ऑफ पोएट्री, कि ये पोएट्री में प्लेजर ऐड करता है मीटर, ठीक है। इट सर्व्स टू कंट्रोल एंड चेक द इमोशंस एंड कीप देम विद इन लिमिट्स। ये बोलता है कि मीटर जो है वो हमारे इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखता है, लिमिट में रखता है, ठीक है, मीटर। क्योंकि ऐसा होता है हम अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहे, हम तो कुछ भी लिख देंगे अगर मीटर फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मीटर को फॉलो करना है तो कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हर वो इमोशंस नहीं लिखा जाएगा मीटर में जो आप लिखना चाहते हो। लेकिन विदाउट मीटर आप कुछ भी लिख दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल में रखेगा। इट सब्सक्राइब्स टू अ सेंस ऑफ इल्यूजन एंड हेंस मिटिगेट मतलब कम करना द इफेक्ट ऑफ टू पेनफुल सब्जेक्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन, की बहुत ज्यादा पेनफुल जब कोई चीज आती है, कोई सब्जेक्ट किसी दर्द के बारे में बात होती है, तो उसको कहीं ना कहीं मीटर जो है वो कम करता है, क्योंकि वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है। मीटर क्या है, बिल्कुल पर्टिकुलर आप मीटर में इतने सिलेबल होने चाहिए, इतने फुट होने चाहिए, इतने फीट होने चाहिए, जो भी है, उसमें एक इल्यूजन क्रिएट होता है जिससे कि जो बहुत पेनफुल सब्जेक्ट होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं थोड़े से नॉर्मल लगते हैं। तो ये फायदे मीटर के इसने बताए हैं। तो इन प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ ऑफर्स अ जस्टिफिकेशन व्हाई। हाँ, तो थोड़ी सी ये बात यहां करता है कि मैं वर्स में क्यों लिखता हूं। वर्स का मतलब यही हो गया ना जिसमें राइम और मीटर हो, वो वर्स है। तो वर्ड्सवर्थ हैज चोजन वर्स बिकॉज इट वुड गिव हिम द चांस ऑफ यूजिंग मीटर। उसने वर्स को इसीलिए चूज किया ताकि उसे मीटर को यूज करने का मौका मिल सके, ठीक है। तो दस ही इज एबल टू एनहांस द प्लेजर ऑफ हिज पोएट्री, इसीलिए वो सक्षम है अपने पोएट्री की, अपनी कविता की प्लेजर को, मजे, जो वो मजा देना चाहता है लोगों को, यही मजा मैं पूरे इंडिया को देना चाहता हूं राहुल गांधी की तरह, वही मजा जो है वो मीटर के द्वारा देना चाहता है, और वो उस मजे को एनहांस कर पाता है मीटर और राइम की वजह से वर्स में लिख के, ठीक है। ये आइडियाज है वर्ड्सवर्थ के। इतना सा लेक्चर था,
बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डेप्थ में हमने नहीं जाना है, थोड़े बेसिक्स है हमारे को मोटा मोटा पता होना चाहिए कि इस बारे में बात करता है। कुछ वर्क्स और उनके पब्लिशिंग ईयर्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और ब्रिटिश हिस्ट्री के नोट्स पे मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूं, लेकिन अब जॉब में हूं तो थोड़ा मुझे मुश्किल हो जाता है, मतलब मैनेज करना टाइम को। तो अब जाके मैं थोड़ा सा मैं रिकवर कर पाया हूं, तो अब मैंने थोड़ा स्टार्ट किया है कि मैं लेक्चर्स भी बनाऊंगा और साथ साथ थोड़ा नोट्स भी आपके लिए प्रिपेयर करूंगा। बाकी लिटरेरी थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज और मेजर वर्क्स की लिस्ट जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से नोट्स परचेज कर सकते हो, बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे मैंने आपके लिए नोट्स रखे हैं, ठीक है। आप वहां पे जाके विजिट करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है नोट्स परचेज करने में, तो मेरी मेल आईडी भी वहां दी होगी, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद आने वाले जो एसटी कॉलेज वगैरह वगैरह जो कुछ भी होंगे उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहिए। नमस्कार।